जमानत जिहर से बाहर भेज श्रीमान। अच्छा। पहुँचे संसद भवन तो 70 जने भेटान। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार, मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं विंध्य क्षेत्र के ही नहीं देश के जाने वाले रचनाकार आदरणीय डॉक्टर प्रणय जी। आज उनकी रचनाओं के विषय में, उनके जीवन के तमाम संदर्भों के विषय में, उनकी जीवन यात्रा, उनकी साहित्यिक यात्राओं के बारे में आज हम जानेंगे उन्हीं के मुख से। तो आइए मैं बड़े सम्मान के साथ इस आरंभ अनुष्ठान के प्लेटफॉर्म में अभिनंदन करती हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रणय जी का। मैं स्वागत करती हूँ दादा आरंभ अनुष्ठान के। नमस्कार, आप सबको भी नमस्ते। दरअसल हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका जन्म स्थान क्या है, आपकी सेवाएं कहाँ कहाँ थी। जी। कोई 21वीं सदी का कोई युवक होता तो कहता कि मेरा जन्म स्थान हॉस्पिटल है। हम इस संबंध में कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है तो आदमी के साथ जुड़ा हुआ है कि आदमी आसमान से टपका है या धरती में पैदा हुआ है, और अगर धरती में पैदा हुआ है तो सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ है। मैं चित्रकूट, जो धर्म क्षेत्र या तीर्थ के रूप में जाना जाता है, वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में तो लठैतों, डाकुओं और लंठों के नाम से जाना जाता है। बाबा तुलसी ने इतना कुछ कर दिया कि पूरा विश्व जानता है चित्रकूट को। और चित्रकूट में 11.5 वर्ष का समय राम ने काटा, वनवास के समय का। तो अपने आप में ही मैं उसी के बीहड़ में, मानिकपुर कस्बे के पास बीहड़ में एक गाँव में, जंगली गाँव में मेरा जन्म हुआ। और मैं खेतिहर पिता की संतान। मेरे पिता इलाका पुरोहित रहे। माँ भी बहुत साधी प्रकृति के, तो कुछ न कुछ मुझे उन्हीं का सब कुछ मुझे हासिल हुआ। जी, माँ का और पिता जी का तो मेरे भीतर है। इसके पश्चात आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से आरंभ होती है? शिक्षा तो मैं स्कूल में जब पहले एडमिशन कराने के लिए घर के लोग गए तो वहाँ जो टीचर थे, पहली बार तो मैंने स्कूल देखा। बहुत सारे बच्चे पढ़े, उस समय चड्डी बनियान में पढ़ने आते थे। तो टीचर ने हमसे पूछा कि इसका नाम क्या है। मेरी दादी ने मेरा नाम रामानंद रखा। तो मैंने टीचर से बताया मेरा नाम रामानंद है। रामानंद यहाँ कई हैं, वो देखो कलम चबा रहा है जो बैठा हुआ है, वो भी रामानंद है। तो ऐसा करते हैं तुम्हारा नाम बदल देते हैं। हम भी खुश हो गए, हमारा नाम बदला देता है। उस समय टीचर परमेश्वर है जो डेट लिख दे जन्म की। अब तो हम 1 साल पहले रिटायर हो गए, अगर सही लिख देता तो 1 साल बाद रिटायर होते। तो उसने क्या किया कि मेरा नाम बदल दिया। दूसरी बात, डेट भी ऐसी डाली, कहा हमारे घर वालों से कि अभी इसकी जो मेरे से पहले परीक्षा दे दी उसने, खखाल आधा जानते हो, टट्टा टिट्टी आई। मैंने कहा भिन्न जानते हैं, महत्तम लघुत्तम जानते हैं, और आर ए टी रैट माने चूहा, कृषि एटी कैट माने बिल्ली जानते हैं, सब हमें मालूम है। अच्छा और क्या जानते हो? मैंने कहा गीता के श्लोक सुनाए। सिद्धांत शास्त्र आए 2-3-4 श्लोक सुनाए। तो ऐसा चश्मा नीचे किया, कहा मेरी परीक्षा लेने आए हो क्या?
हमारे घर वालों से कहा कि मैं इस बच्चे का नाम लिखता हूँ चौथी कक्षा में, हाँ। लेकिन इसी साल इसको 5वीं की कक्षा की परीक्षा दिला दी और मेरी ड्यूटी लग गई कक्षा 5 वालों को पढ़ाने की। यानी एडमिशन लिया और दूसरे दिन से मेरी ड्यूटी थी, चले आराम हो गया उनको कि ये पढ़ा। तो शिक्षा की शुरुआत मैंने वहीं से की, अपने गांव घर से। हमारे मामा जी थे फॉरेस्टर, उनके कोई औलाद नहीं थे, हमको ले गए, हमारी मासी माँ के वो अपने साथ रखते। तो हो गया, एक अच्छा परिवेश मिल गया और जंगल के थे और जंगली आदमी के फॉरेस्टर हैं, उनके साथ रहना पढ़ना। मेरे को खूब अध्ययन कराते थे और बहुत सारी पुस्तक में अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, तो वो वही हम लोग पढ़ते होते रहे। उसके बाद मैंने 11वीं कक्षा से मध्य प्रदेश के इस रीवा में पढ़ने के लिए मैं आ गया और पूरे 51 वर्ष मैं रीवा में रहा, रीवा का रहा। मेरी पूरी कर्मभूमि रीवा है। पैदा मैं जरूर उत्तर प्रदेश का, यूपी एमपी का इलाका थोड़ी दूर 12 किलोमीटर में हमारा मध्य प्रदेश है। कहीं कहीं तो हम लोगों के कुछ मध्य प्रदेश में कुछ उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ नदी के मंदाकिनी की इधर यूपी तो इधर यूपी, और जहाँ नदी नहीं है वहाँ सड़क से इधर यूपी तो इधर यूपी, इस तरह का है। तो हमने यूपी के लिए एमपी के लिए हमें अपना पूरे देश से प्यार है। हमको ये लगता नहीं कि हम फला जगह के हैं, हम तो भारत के हैं। हमको खुशी होती है इस बात की कि हमारा देश, हम जहाँ हैं वो हमारा भारत। फिर यहीं से हमने MA PhD किया जाता है, सब यहीं से किया और फिर प्राध्यापक भी हो गए। तो उसी में अपना अध्ययन और अध्यापन ही रह गया हमारे पास। तो जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है वो किस विद्यालय से हुई थी? वो था सरकारी स्कूल था। तो पहले के सरकारी स्कूल किसी की चौपाल में लगते थे, किसी के पीपल के पेड़। हाँ हाँ हाँ, तो वो चौपाल थी किसी मुखिया की, बड़ी सी चौपाल, बड़े बड़े खंबा, अच्छा सा गेट। तो वहाँ पढ़े, एक साल पढ़े, यानी पूरी प्राइमरी में 1 साल पढ़े। चौथी में भर्ती हुए, 5वीं परीक्षा उसी साल। पहले मास्टरों में बड़ी ये सब अधिकार थे, अब तो सब नहीं है, अब वो सब नहीं है। पहले तो टीचर आके जो नाम बदल दे, डेट ऑफ बर्थ बदल दे, तो वही पूरी उम्र तक मान्य रहता। इसीलिए हम कहते हैं वो गुरु नहीं परमात्मा हो जाता है, वो डेट आगे पीछे नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षक डेट आगे पीछे कर सकता है आपके जन्म की। 9वीं में जब आप रीवा आए तो कौन से विद्यालय? 11वीं में आए। अच्छा, 11वीं में आए। हमारे मानिकपुर से हमको दरभंगा करीब पड़ता था। रीवा से मोम हमको था, लोगों ने कहा 11वीं यहाँ कर लो, फिर रीवा निकल जाना। रीवा में हम कोई जान पहचान नहीं, लेकिन हमको प्रिय लगता था रीवा। जब किसी के नाम मुँह से सुने रीवा तो हमें लगता अच्छी जगह है। हाँ, तो रीवा और इलाहाबाद मुझे बहुत प्रिय थे। तो इलाहाबाद तो बहुत गए, गिनती में, और पूरी उम्र हम रीवा में काटी। इस तरह से शिक्षा यहाँ से की। और इसके अतिरिक्त आपने सेवाएं तो अब हमने महाविद्यालय में अध्यापन किया, बाकी थोड़े थोड़े दिन मतलब उल्लेख नहीं किया। हाँ, तो महाविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हुए। और प्रथम महाविद्यालय कौन सा? लालगांव महाविद्यालय, सुदर्शन महाविद्यालय लालगांव, और अपनी तरह के थे पाठन में। हाँ, हालांकि हमारा कुछ ऐसा स्वभाव है कि भद्र लोग ही मिले हमें, जिनसे कभी जहाँ चाहते थे क्या कहें, बहुत कुछ सबको क्या है ना, जमीन नहीं यथार्थ है। कुछ ऐसे स्मरणीय बिंदु जो आपको सदैव याद आते हैं रीवा से या अपनी जन्मभूमि से? बहुत हैं, ढेर सारे।
में किसको हम कहें, हंसने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, बहुत सारा कुछ मैंने लिखा जो मैं ही तो प्रकट हुआ हूँ अपने गीतों में, अपनी कहानियों में, अपने दोहों में। मैं हूँ उसमें, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, उसी को। कितने अभी तक रचनाएं आपकी हमारे समक्ष प्रस्तुत कर चुकी हैं? पहली बात तो मैंने एक कादम्बरी में अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में मैंने एक कहानी लिखी, भक्त तेरे। अच्छा, भक्त तेरे प्रथम कहानी क्या? प्रथम पहली कला रचना प्रथम रचना भक्त तेरे, और वो 800 कहानियों के बीच द्वितीय पुरस्कार मिल गया उसको। जब उन्होंने तेरी भेजा कि जल्दी से फोटो और पैसे भेज आप, मुझे लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ, तो मैंने कहानी फटाफट 7-8 कहानियाँ, सारी कहानी आजकल में कई पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ। फिर उसके बाद दुनिया में एक ऐसा माहौल बना, कवि बहुत थे यहाँ उन दिनों, ये 7वें 8वें दशक की बात है। हम भी कभी आ गए तो गीत लिखने लगे, तो लगभग अभी तक में हम ज़्यादा नहीं लिखा, और मैं ज़्यादा लिखने का पक्षधर भी नहीं था। मुझे लगा गाड़ी चाहे से लिखी, चुस्त और दुरुस्त लिखी, कम लिखी, लेकिन एक से लिख दीजिए कि लोग ट्रकों के पीछे लिखवा के घूम रहे हैं, तो जिसका कोई मतलब ही नहीं। हाँ, उन तलों के हिसाब से लिखा जाए, 150 ग्राम पढ़ने लायक हो तो क्या मतलब रखता है। तो मैंने 52 गीत लिखे, ऐसे 10-12 कहानियाँ हैं, ज़्यादा नहीं, एक संकलन है। और गीत दोबारा नहीं लिखूंगा, कभी कभी आ जाता है तो रख देता हूँ, लेकिन लगता नहीं, ज़्यादा नहीं। कुछ हाइकू लिखे 52, वो भी 52 है। सेनेजीव जो हाइकू का व्यंग है, वो सेनेजीव मैंने लिखे। फिर धीरे धीरे लगा कि कोई ये पाठक बहुत कम है, पाठक बहुत कम है, हो चुके हैं, या तो कोई किताब पढ़ना नहीं चाहता, या उसे देख लेता है, या पता नहीं। वास्तव में आजकल सब ऑनलाइन है, पुस्तकों की ओर बहुत कम, ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा है। हाँ, अब वो ऑनलाइन में हम देखते हैं, किसी ने लिखा था अपनी माँ का एक तस्वीर लगाया, 40-45 वर्षीय महिला रही हो, और लिखा नीचे कि आज मेरी माँ का अवसान हो गया है, सब। और नीचे जो टिप्पणियां आई थी उनमें लिखा था नाइस पिक, शानदार। मैं खुद अपनी आंखों से पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा कि इसका भी लिखा हुआ ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। आप बढ़िया लेख लिख दीजिए, नहीं पढ़ा जाता, उस पर सुपर मालूम है क्या बात हुई है कि अध्ययन की गति, और रोज कम से कम 25-30 किताबों का प्रकाशन हो रहा है, और अपने मित्रों को बांट दीजिए ना, वो पढ़ेगा और बैठ जाइए सब। तो हमने अपनी एक बात और हमें याद आई कि हम बचपन में खिलौने बनाते थे, बच्चे सब मेरे पास आते थे, हमको बतख बना दो, हमको हाथी बना दो, हमको हाँ मिट्टी के, तो मैं बनाया करता था। गांव के लोग आते थे, हमारे यहाँ शादी है, चल के दरवाजे में कुछ बना दो, राम सीता को माला पहना दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी कदर कर रही है, मुझे बना देता, मैं जाता था बना देता था। बाद में ये लगा कि मैंने अखबारों में या कार्टून भी बनाए, जनसत्ता वगैरह में, पत्रिकाओं में, पराग वगैरह में, चित्रांकन पत्रिकाओं में किए, अखबारों में पुस्तकों के आवरण बनाए। इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ सार्थक और काम करो, ये तो मैं भूल में खो जाएगा, जैसा कोई पढ़ता नहीं है, कोई देखता नहीं है। तो मैंने मूर्ति कला में अपनी शुरुआत की। ये मेरे लिए सबसे एक चुनौती थी कि मैंने कहीं 1 मिनट का प्रशिक्षण नहीं लिया कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। आदमी को जैसे आप सामने बैठे हैं तो हम 90 से 95% बना सकते हैं, और
धीरे देख देख के बनाना है तो 80 से 85% के बीच हमारा पहुंचता है। अच्छा बूढ़ा हो तो उसको हम 98% बना दें, मिनट्स हो उसके पास खूब से। और यंग को बनाना है तो फोटो है तो 80-85 तक पहुंचता है। तो हमने मूर्तियाँ गढ़नी। हाँ, फिर मुझे लगा हमारी तो हिंदी ने इतना काम किया देश के लिए। जब जैसे जाते थे इलाहाबाद गए, झांसी गए तो वहाँ देखते थे नेता खड़े हैं, जैसे कि हमारे नेता राजनेता। तो हमको लगा कि हिंदी वालों ने भी देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो हिंदी के लोगों के स्टेचू बनने लगते हैं चौराहों पे। तो मैंने सोचा कि ये काम करना चाहिए। तो मूर्ति कला क्या है, बहुत श्रम मांगता है। ये काम बहुत श्रम मांगता है, कला दृष्टि मांगता है, समय मांगता है और धन की मांग भी करता है। मैंने इधर ही धकेल दिया अपने को, चलो ये करते हैं। अब ये करना मैंने जब शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं हिंदी का आदमी हूँ, रोजी रोटी तो है ही है, लेकिन हिंदी अपनी हिंदी इसके लिए मैंने सोचा। तो एक लिस्ट तैयार की मैंने हिंदी के लोगों की, जिसमें भाषा वैज्ञानिक, वैयाकरणिक, साहित्यकार, आलोचक और पत्रकार जो शिखर पुरुष हैं, उनकी मैंने एक सूची बनाई। वो चली गई 250 तक। 1000 वर्ष हिंदी के हुए मैंने अपनी औकात पर 175 के आसपास स्टेशन बनाना शुरू किया। बहुत सारा बना ले आया हूँ। हिंदी में थोड़ा सा आर्थिक के कारण अभी काम रुका है, लेकिन इस साल कंप्लीट कर दूंगा। इसको जब मैं नेट वगैरह में डालता हूँ तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है और लोग कहते हैं कि ये अनूठा काम हो रहा है। तो लगता है कि मैं अगर इसी में सार्थक हो जाए तो मुझे लगेगा कि मैंने ये काम कर दिया है। लगभग कितनी मूर्तियाँ तैयार हो चुकी हैं? 100 पार कर गया हूँ। हाँ, मैं इन दिनों थोड़ा अस्वस्थ रहा और भी कुछ कारण थे, नहीं अब तक पूरी हो गई और अब तो मैं बहुत जल्दी पूरी करूँगा। आपके सामने आ जाएंगे इस साल। मैंने 200 मूर्तियाँ हर विभाग मैं पूरी करके आपके सामने कर दूँगा। और ये अद्वितीय काम है। अगर और उम्र रही तो मैं पूरे भारतीय वांग्मय के शिखर पुरुषों को बनाने की सोच रहा हूँ। अभी कहता नहीं, पर आपसे बोल दिया तो बोल दिया कि पूरे भारतीय वांग्मय, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु जितने हैं ये, इनके कुछ शिखर पुरुषों को लूंगा तो पूरा भारतीय वांग्मय कहीं रखवाया जा सके। अब ये काम तो मेरा है बना देना, इसको रखवाना रखना हमारे जो शुभेच्छु राजनेता हैं, साहित्य कर्मी हैं, कलाकर्मी हैं, लेकिन इनका भी रोल होता है ना कुछ। मेरा जो काम था मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब इसको जहाँ एक अच्छी जहाँ का नाम हो, समझने वाले हों, देखने वाले हों, वहाँ इनका रखवाया जाए, ऐसा पुस्तक किया। बाकी लेखन तो मैंने जितने भी बघेली में दोहे लिखे सब अपनी यात्रा में लिखे। अच्छा। हाँ, सारे के सारे दोहे, सारे के सारे गीत मैं रीवा से लालगांव जाता हूँ तो बस में मेरे दोहे या गीत तैयार होते हैं। कभी मैंने बैठ के कहीं चित्रांकन तो बैठ के ही किया जाता है, कवर बनाना, चित्रांकन करना या आलोचना लिखना, तो वो तो बैठ के ही काम होता है। बाकी ये गीत और दोहे सारे के सारे मैंने बस यात्रा में लिखे। कुछ दोहे अगर आपकी इच्छा हो तो सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। बघेली में हिंदी नहीं, हिंदी में दोहे का मानक हिंदी में दोहे नहीं लिखे मैंने। जी सर, मैं अपनी बोली बाजी से पूर्ण होना के लिए
मैंने गहोरा बघेली में अच्छा। जो है लिखे, जो मेरे यहाँ की बोली है, जौन मोरे यहाँ के बोली आए मैं वो मन के इतना गाँव तो समझ में आ जाए कि यह है गहोरा। तो गहोरा बघेली की रूप है, गहोरा है, दुलार है, गिरहारी है, गहोरा बघेली से दुनिया भर में थोड़ी आए, थोड़े थोड़े रूप बदल जाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, रीम हम बोलेंगे तो कहाँ जाते हैं, अपना कहाँ देखते हैं। गहोरा में अपना आप शब्द नहीं है, सिर्फ तय है और तुम है। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, इस एक कहाँ जाता सतना चढ़ाई, वही चित्रकूट के ऊपर, रायपुर चित्रकूट में गहोरा बोली जाती है। सतना का आधा, सतना जिले का आधा भाग गहोरा बोली में, और फिर ऊपर चढ़ से जैसे आप चढ़ते हैं घाटी, कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हल्का सा अंतर है। तो मतलब थोड़ी थोड़ी बदलाव है। हम जब किसी को दोहे अपने सुनाए तो हम एक रिमा ही नहीं माने, मैंने कहा रिमा ही नहीं बघेली कहिए। हाँ, अगर ये सब नहीं रिमा ही सीधी आई और सब नहीं कहने लगेंगे आप तो मैं गड़बड़ हो जाएगा। तो भाषा की कोई सीमा तो होती नहीं है, वो चिड़िया है इस पास से, वो कह रहे नहीं इधर यूपी है, यहाँ की एमपी है, ये सीधी जिला है, शहडोल जिला, चिड़िया है, उल्टी जा रही है ना। हमारे यहाँ आप जो है यहाँ पैदा हुई, अब सीधी गई तो यहाँ की बोली गीत वहाँ गई, फिर सीधी से आप मान लिया आपका ट्रांसफर और कहीं को हो गया, तो फिर उधर के यही बोली पहुँच गई वहाँ, थोड़ा थोड़ा बदलते पहुँच जाती है। तो बोली के रूप बदलते जाते हैं, उसमें रिजिड होके कोई कहे कि नहीं ये रीवा की है, ये रीवा में हो क्या रहा है कि ये सारा काम तो सीधी में हो रहा है। जैसे आप समझे 8वें दशक में थोड़ा ये बघेली का नाम उभरा, 8वें दशक के आसपास बघेली का नाम उभरा। ठीक उसी तरह बघेली केंद्रित रही दीवा में कुछ दिनों के लिए, जैसे हिंदी कभी पहले बनारस, फिर इलाहाबाद और अब दिल्ली चली गई, केंद्रित हो गई। ठीक इसी तरह 8वें दशक तक बघेली भी दीवा में केंद्रित थी, और उसके बाद सीधे उड़कर चली गई जहाँ कार्य हो रहा है, बघेली पर काम हो रहा है, सीधी पहुंच गई बघेली। बघेली की संस्कृत के संरक्षण में, लोक संपदाओं के संरक्षण में, लैखिक और वाचिक साहित्य के संवर्धन में और उसके संकलन में जितना काम वहाँ हो रहा है, रीवा में कुछ काम ही नहीं हो रहा। अब रीवा विश्वविद्यालय को मैं तो खुल के बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जो है, यहाँ का हिंदी विभाग एक भोजपुरी भाषी के मत्थे है हिंदी विभाग, उसको कोई मतलब नहीं है बघेली से कि यहाँ बघेली पीठ की स्थापना हो, या बघेली में मैंने तो मुझे आज तक याद नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में बघेली पर शोध कार्य करने वाले किसी शोधार्थी की कृति का प्रकाशन किया। आज तक मुझे नहीं मालूम है कि कोई बघेली कृति प्रकाशित की है क्या इस विश्वविद्यालय में। सागर विश्वविद्यालय में जाइए, बुंदेली पीठ स्थापित है वहाँ सागर विश्वविद्यालय में, इतना काम हुआ है बुंदेली पर। यहाँ क्या है, कुछ नहीं हो रहा, न किसी को रुचि है। अगर वहाँ हिंदी विभाग में कोई बघेली भाषी बैठा होता तो उसको रुचि होती कि हमें बघेली पर ये काम करना है, इस पर पीएचडी करना है, इस पर लघु शोध करना है, और या तो हमको यहाँ पीठ स्थापित के लिए प्रयास और करने हैं। कहा तो दिया गया हमारे राजनेताओं द्वारा, लेकिन उसका रता पता नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ काम हो रहा है वहाँ पीठ स्थापित होना चाहिए, सीधी में बघेली का पीठ स्थापित होना चाहिए। वहाँ लगे हैं नरेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर, लोक संपदाओं को जो अब नहीं रह गई, अब वो बहुता बनाने वाले सोनार नहीं है,
बहुटा की डाई अब किसी सुनार के घर में नहीं है, बहुटा पहनने वाले कोई नहीं है। इस संपदा को हम कैसे बताएंगे कि बहुटा क्या होता है। हमारी दादी 6 सेर चांदी पहनती थी, माने चांदी के इतने, सोने के अलग। अब वो गहने बनने है ही नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सीधी के कुछ लोग लगे हैं कि ये संपदा जो हमारी लोक संपदा है उनको कलेक्ट करके कहीं रखी। अब वो एक रोशिनी प्रसाद मिश्रा है, जो वाद्य यंत्र गायब हो गए, डीजे आ गया, तो अभी बूढ़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, तुम ये बना सकते हो, ये वाद्य यंत्र बना सकते हो? बोले हाँ बना, इसको बता दे, और वो ले आके रखते हैं। वो सैला गटारी चौही कहानी मूसर सब ले आके म्यूजियम बना रहे हैं अपना। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए भाषियों को कि वो चीजें ले आके रख रहे हैं। एक बड़ा सा जांच मिला है कि उसको 7-8 लोग चलाते थे, एक पीरियड था उसको 7-8 लोग चलाते थे। किसी घर में शादी हो तो आटा पीस के रखते थे, इतना बड़ा जांच। उसको ले किसी तरह से उठवा के ले जा करके म्यूजियम में कहने मतलब कि बहुत सारी चीजें जो है कलेक्शन हो रहा है। कितना हमारा वाचिक साहित्य भरा पड़ा है, उनको सबको कलेक्शन करके अभी 8 भागों में आने वाला है। वहाँ के एक टीम काम कर रही है, सारे काम अपनी छोटी यही कर रही है। जाते हैं, उनसे पूछते हैं, इनसे माताओं से बहनों से कटक। तो मेरा कहने का मतलब जो बघेली में शब्दकोश लिखा, वो डॉक्टर श्रीनिवास मिश्र शुक्ल, डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस्वती, उन्होंने बघेली शब्द किया। ये बघेली के प्रति आत्मीयता है, उन्होंने बघेली शब्द को रच के रखा। और जितना बघेली में जो भी काम हो रहा है, अभी वो एक नीरज कुंदेर है, सोचिए वो इंद्रवती नाट्य संस्था इनकी, उस पर अद्भुत काम कर रहे हैं। आप सोचिए सैकड़ों लगातार नाटक दिखाए जा रहे हैं, कंटिन्यू। उसी की एक विंग है महावर संस्था, वो लोक रंग का काम करती है, यात्राएं करती है, लोक यात्रा करती है। तो काम तो सीधी में हो रहा है। अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर नहीं हमारा सीधी में, ना तो कोई विश्वविद्यालय है, ना आकाशवाणी है, ना पुरातत्व संग्रहालय है। अरे जब वहाँ इतना किया जा रहा है तो हम सबको उठाकर सीधी में ही ये चीज बनानी चाहिए। जनता बघेली ट्वीट बना रही है, क्या जरूरत है कि हम देखते रह जाएं कि रीवा और विश्वविद्यालय ने नहीं कुछ किया। अलबत्ता बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता था रीवा विश्वविद्यालय, और नहीं किया, ये खेद का विषय है। इसके अतिरिक्त एक चीज हो रही है रीवा में केवल कि बघेली में फुहड़ता लाई जा रही है यूट्यूबरों के माध्यम से। ये तो केवल फुहड़ता, और उसको मुझे लगता है कि कुछ दिन अगर और चुप रखा गया तो उसको ले जाके भोजपुरी के अंदाज में रखते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। ऐसा है कि समाज में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं 10 या 12%, 3 से 4% तो होते ही होते जो समाज में अच्छा करते हैं, और बहुत ज्यादा परसेंट उधर है जो अपकर्ष वाली स्थितियां लाता है। भोजपुरी जिस तरह से बदनाम है, कैसे कह दिया जाता है भोजपुरी में, माँ बहन बेटी के साथ पिता भाई बैठ के फिल्म में भोजपुरी की दृश्य नहीं देख सकते। हाँ, मुझे आपके कहने से एक याद आई कि यहाँ जो ये बघेली के अपकर्ष में जो तैनात हैं, कुछ तो मस्खरे हैं जो मंचों पर खड़े होकर के मस्खरापन लूटते हैं। मालूम उनको किस सुख की या क्या प्रदेय दे रहे हैं, मस्खरे हैं। और कुछ लोग ऑडियो बना के अभी आ रहे हैं। एक ऑडियो मैंने देखा, अब उसको कहने में भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। एक चुम्मा उधार देते और
रीवा बाजार ले लें। बदले में रीवा बाजार ले लें। बिल्कुल। अरे रीवा बाजार आपके बाप दादों की जागीर थोड़े है कि आप दे देंगे। बिल्कुल। एक तो ये है, वो कौन थे, कैफ, इसके सबाना आजमी के पिता का क्या नाम, कैफी आजमी। हाँ। अब कैफी आजमी को कौन सी शोहरत की जरूरत थी? बिल्कुल। ये जो संस्कृति का नाश करते हैं, मैं वो बात कह रहा हूँ कि क्या नाम लिया, कैफी आजमी। कैफी आजमी अपने बुढ़ापे में गीत लिखा, उसको किस शोहरत की जरूरत थी कि एक जुम्मा उधार ले दे, बदले में यूपी बिहार ले दे। यूपी बिहार कैफी आदमी के बाप का है कि तू बदले में दे देगा। बदले में दे क्या रहा है, क्या दे रहा है? संस्कृति के लिए। संस्कृति भी कांप जाती है जब इतने लोग, और फिर उसका वो जो रीवा बाजार दे रहा है उधार, उसका पैरोडी है। कोई गीतकार में अगर शऊर होता थोड़ा सा तो कुछ अदल बदल के कुछ लिखता। उस गीत की फिल्म में है उस गीत की पैरोडी बनाया। यानी मतलब ये है कि दूसरे का बलगम अपने मुंह में रख के थूके। अब वो गा रहा है उधार दे दे और बदले में रीवा बाजार ले दे। क्या तुम नया कौन सा संदेश दे रहे हो? बघेली को दे रहे हो, वो भी इतना भोड़ी किस्म की पैरोडी बना करके दे रहे हो। ऐसा कैसे से किसको खुश करना चाहते हो? आपको मालूम है आपके दर्शकों में आपके माता पिता भाई बहन सब कुछ हो सकते हैं, तमाम लोग हो सकते हैं। देख क्या रहे हो? तुम्हारे बेटे हैं, भतीजे हैं, सब कुछ देख तो रहे हैं। देख क्या सकते हो? एक गीत हमने सुना था कभी उसका, आनंद बख्शी का, क्या है गीत है, बिन लगाम माने ना लड़की हो या घोड़ी, बिन लगाम माने ना लड़की हो या घोड़ी। 10 मिनट तो मैं ऐसे सोचता रह गया, वारे आनंद बख्शी, अब तुझे कौन सी क्या जरूरत थी गीत लिख देने की? अब तो सब कुछ तुझे शोहरत मिल चुकी थी, पूरे भारत के लोग तुझे जान रहे थे, तुझे यही लिखना था। तो फिर और बचता क्या है? बचता क्या है आखिर? तो ये जो बघेली पे मस्खरे आ गए, लतीफेबाज बीच में कह देते हैं यार सब नहीं सुना देना हमको छोड़ो, वो लतीफे सुना के मैं वहाँ गया तो ऐसा इतना थोड़ा सब सुनाते हैं, 2 अर्थों वाले शब्दों को ले आके धरते। और ऐसा भी होता है कि अगर 3 में से 1 नहीं है तो 2 जो है तो आधा करके पढ़ देते हैं। यानी ये, और उसको सोचते हैं हम कवि हैं, हमने बहुत अच्छा किया। नहीं कवि हैं सोचते हैं, और सोचते नहीं केवल कहते भी हैं। जैसे वीडियो के सामने है, कहीं पे है, हम फलाना कवि, हम फलाना कवि बोलते हैं। बोलना तो चाहिए मस्खरा, ये ना कहना चाहिए हम मस्खरे हैं। 2 पंक्तियां यहाँ से, 2 पंक्तियां वहाँ से, और खूब उस वैरायटी के लोग बैठे होते हैं। तो अब आज ये हालत आ गई है कि कवि सम्मेलन देखने में महिलाएं नहीं जाती, क्योंकि उसमें फूहड़ हास्य केवल और किसी सीटी मारेंगे वाह वाह, वो सरताज बन जाते हैं। लेकिन उसी में से जो सचमुच में एक वर्ग बैठा हुआ है उसके मुंह में थूक आ जाता है कि क्या करना, ये क्या है? तो ये कंडीशन तो आई है और इसको कुछ नहीं, उनको रोका नहीं जा सकता। वो रुकेंगे कैसे कि हम ही बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रवृत्ति के कोई मदिरापान करते हैं तो रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो करेंगे, हम उससे दूर होकर बैठेंगे, बस इतना फर्क है। और उस उपेक्षा की दृष्टि से उनको बोलेंगे, और जब मुंह पर बोलेंगे तो उनको कुछ अगर सया मानसिकता बची होगी तो उनको शर्म आएगी कि हाँ हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि जो बघेली में इस तरह के प्रश्न में उतर रहे हैं वो अगर जितना उतर गए उसके लिए माफी मांगे और अपनी भाषा
भाषा को भोजपुरी भाषा की तरह न करें, नहीं तो कल शर्मिंदा होना पड़ेगा। अत्यधिक विचारणीय विषय अभी है। हाँ अभी क्या है, बघेली अपनी भाषा को भी बन नहीं पाई, बिल्कुल, अभी तो बोली है ये, बिल्कुल, तो ये उठने में लगी है, बिल्कुल, तो उठने में लगी है, तुम वहीं से ऐसा न सीख लो बिल्कुल। कि अपनी अपसंस्कृति को तुम वहीं ले आकर के ऐसे ऐसे वीडियो निकालो। धन्य है वो जो उस वीडियो पे उछल रही कूद रही, मैं ठीक करती क्या कहूँ उसको किया। जी, और ये उनकी कोई पुस्तक तो नहीं प्रकाशित हो सकी, लेकिन दो ऐसे अद्भुत कवि हमारे यहाँ से चले गए, कालिका प्रसाद त्रिपाठी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और ये बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है, और विजय सिंह परिहार जैसे जो नहीं रहे और उनका लेखन छप के नहीं आ सका। और आप देखें शहडोल में शिवपाल तिवारी कितना बढ़िया लिख रहे हैं। ये सीधी में अमिनी सिंह सौरभ कितना बढ़िया लिख रहे हैं। तो ये क्या है, नई गढ़ी के हैं, वो जय सिंह गगन कितना बढ़िया लिख रहे हैं। राम लखन मिश्र हैं, और हाँ हेमराज हंस, वो भी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। यानी लगता है कि ये बघेली को कितना अच्छा बना रहे हैं, और बघेली का भंडार बहुत अच्छाई के साथ भर रहा है। तो सरस द्वय सीधी से वो भी लगे हुए हैं अपना प्रदेश देने में। तो कहने मतलब मैं सब नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं सबको गिनाने पे लंबी कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अच्छा लिखने वाले ये लोग जो हैं मुझे अच्छे लगे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे बघेली की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और कहीं अगर हम बघेली के कुछ उदाहरण दे सकेंगे तो इनका देंगे। ये हमारे बघेली की ये तो हमारे इसका भविष्य हमको उज्जवल बनाते नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त बघेली के दोहों की बात हुई थी जी, तो बस वही सुनने की इच्छा है, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। अच्छा, दरअसल मेरी स्मरण शक्ति इतनी तीव्रता से पीछे गई है कि मुझे अपना ही अब नहीं याद रहता। कहाँ औरों का मुझे साहित्य पढ़ाना पड़ता था, फटा आता रहता था। अब जो है उम्र के साथ वो भी पिछवाड़े चला जा रहा है। तो मैं कुछ दोहे आपको गा तो नहीं पाता हूँ, पर सुनाता हूँ गए को। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ कोल बहुत क्षेत्र है, तो देखिए एक प्रयोग देखिए। कि कोल कोल के धई दिहिन, कोल कोल के धई दिहिन, बन का ढोल। अच्छा, वो भूखे सांवर खाएंगे, भूखे सांवर कोल। वाह, कोल कोल के धई दिहिन, बन का ढोल। वो भूखे सांवर खाएंगे, भूखे सांवर कोल। क्या बात है। कि मोटर साइकिल दुई नली, ट्रैक्टर और मकान, करे सुदमवा तय भये, परे साल प्रधान। मोटर साइकिल दुई नली, ट्रैक्टर और मकान, करे सुदमवा तय भये, परे साल प्रधान। क्या बात है। करा
जमानत जिहर से, हाँ, करा जमानत जिहर से, हाँ, बाहर भेसी मान, अच्छा, पहुंचे संसद भवन तो 70 जने भेटान, क्या बात है। 70 जने भेटान। वाह। तो अंतिम में कुछ चलते चलते आप अगर कहना चाहें हमारे दर्शकों को, अगली कड़ी में हम बताना चाहेंगे कि हम पुनः एक बार आपका विधिवत हाँ, मैं बस ये साक्षात्कार। चाहता हूँ कि अगर अपनी बघेली की बात करें जी, तो लिखें कम, जी, दुरुस्त और चुस्त ज्यादा लिखें, जी, गाढ़ी शाही का लेखन जी, लिखें, जी, मात्रा में नहीं दिखाएं, जी, गुणवत्ता में उसकी दिखाएं, ताकि हमारी बघेली प्रतिष्ठित होती चली जाए। ये सब आपके हाथों में है। जी, मैंने कुछ ऐसा कुछ किसी को मेरे वाणी से अप्रिय लग रहा हो जी, तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जी, हाँ, और जब कभी दोबारा आऊंगा, जी, बिल्कुल, क्रांति बुलाएंगे जी, तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, धन्यवाद आप सबको, क्रांति को भी बहुत बहुत स्नेह, और आप सबके लिए मेरी नमस्ते। आरंभ अनुष्ठान में आज आप सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर प्रणय जी को। तो चलिए अगले रचनाकार के साथ पुनः भेंट होगी, तब तक आरंभ का आरंभ अनवरत रहेगा। और मैं क्रांति पांडे आप सभी से विदा लेती हूँ। जय सिया राम, नमस्ते, प्रणाम, शुभ संध्या। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार